Good afternoon, sir. Good afternoon. Good afternoon, sir. Good afternoon. Good afternoon, sir. Good afternoon. We'll wait for 1 minute, okay, so that others can join, then we will start. Okay, let's start. Okay, the formula unit mass की हम कल बात कर रहे थे when we ran out of time. Okay, इससे पहले जो है हमने जो है मॉलिक्यूलर मास की बात की थी. मॉलिक्यूलर मास बिल्कुल सिंपल है कि सारे एटम्स का मास ऐड कर लिया जो एक उसमें है. ठीक है, उसी तरह से जो हमारा फॉर्मूला यूनिट है इन आयनिक कंपाउंड्स, जो सिंपल रेशो में एटम्स को लिखा हुआ है हमने, उसके सारे एटम्स का मास ऐड कर लिया तो उसको फॉर्मूला यूनिट मास कहते हैं. तो बिल्कुल जैसे मॉलिक्यूलर मास कैलकुलेट होगा वैसे ही फॉर्मूला यूनिट मास कैलकुलेट. ठीक है, हम ये फॉर्मूला यूनिट का कॉन्सेप्ट इसलिए यूज करते हैं क्योंकि दिस गिव्स अस द रेशियो इन विच द एटम्स आर अवेलेबल इन आयनिक कंपाउंड्स, क्योंकि वहां पे मॉलिक्यूल जैसी कोई चीज नहीं होती है. ठीक है, अब ये एकदम सिंपल से कुछ क्वेश्चंस करके देखते हैं. ओके, सो हाउ विल वी डू दिस क्वेश्चन? समबडी कैलकुलेट द मॉलिक्यूलर मासेस ऑफ H2. H2 का मॉलिक्यूलर मास कैसे निकालेंगे? इसका मॉलिक्यूलर मास 2 होगा. हाँ, कैसे निकलेगा मॉलिक्यूलर मास? इसका 2 into 1, राइट? यस सर. और यूनिट क्या आएगा? AMU या U. वेरी गुड. ओके, O2 का कैसे निकालेंगे? 16 into 2. 2 into 16, राइट? ओके, अब ये Cl2 का भी ठीक है. Cl2 का क्या होगा? 2 into 35.5, राइट, विच इज 71. ओके, अब हम थोड़े से स्किप कर देते हैं, इसका निकाल के देखते हैं. CH3OH कैसे आएगा? कार्बन का कितना होता है? 12. हाइड्रोजन का 3 into 1 हो गया ये. O का 16 हो गया और हाइड्रोजन दोबारा से आ गया तो इसका 1. ठीक है, तो 12 plus 3 plus 1 plus 16 is equal to 30, right? तो ये बिल्कुल सिंपल है. कैलकुलेट द फॉर्मूला यूनिट मासेस ऑफ दीज. एग्जैक्टली डन इन द सेम वे, राइट? जस्ट फॉर द सेक ऑफ कि हमने करा है, लेट्स डू दिस. K2CO3. ठीक है, तो पोटेशियम इज 39, ओके, इंटू 2. कार्बन एक ही है 12 और 16, 3 16. Okay, so this is what? This is 78 plus 12 plus 48. right? 40, 60, right? 138. बिल्कुल सिंपल है ये. चलिए,
अब हम आ जाते हैं मोल कॉन्सेप्ट पे. ओके, दिस इज अ वेरी इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट. ओके, sometimes I've seen people get confused in this for some reason. It's a very actually very simple concept. Okay, and it is a very important concept. हम आगे चल के भी जो फिजिकल केमिस्ट्री और इन सब में जो न्यूमेरिकल्स करते हैं, इवन इन स्लाइटली हायर क्लासेस 11 12 एटसेट्रा, सो वो ये मोल कॉन्सेप्ट बहुत यूज होता है. ठीक है, तो अब हम देखते हैं कि हम नॉर्मली अगर एक इक्वेशन है ये सिंपल सी, तो हम इसको दो तरीके से बोल सकते हैं इस इक्वेशन, राइट. वी कैन से 4 grams ऑफ hydrogen, okay, 4 gram hydrogen reacts with 32 grams of oxygen to form 36 grams of water, right. ये भाषा कौन बोलेगा, ये कौन बोलेगा इस तरीके से कि 4 grams of hydrogen reacts with 32 grams of oxygen to form 36 grams of water. चंदन, आपकी तरफ से नॉइज आ रही है, म्यूट पे रखिए थोड़ा. हाँ, बताइए कौन बताएगा कि इस तरह की भाषा कौन बोलेगा कि 4 ग्राम ऑफ हाइड्रोजन रिएक्ट्स विद 32 grams ऑफ ऑक्सीजन टू फॉर्म 36. लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास. हाँ, लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास हमें पता चल रहा है इससे. ये बोलेगा केमिस्ट बोलेगा. ओके, जो केमिकल रिएक्शंस कर रहा है लेबोरेटरी में बैठकर. ठीक है ना. वो ये क्यों बोलेगा कि 2 मॉलिक्यूल्स, वो मॉलिक्यूल्स थोड़ा ना गिन के डाल रहा है वहां पे, वो तो इंग्रेडिएंट्स को वेह करता है और रिएक्ट कराता है, राइट. तो केमिस्ट सिटिंग इन अ लेबोरेटरी विल speak some language like this. He will say 23 grams of sodium reacts with 35.5 grams of chlorine to form so much grams of salt, right. So this is what he will say. Now we can also read it as 2 molecules of hydrogen react with 1 molecule of oxygen to form 2 molecules of water. ये कौन बोलेगा, ऐसी भाषा कौन बोलेगा, किसके लिए यूजफुल है ये भाषा? हमारे लिए. हाँ, मतलब कि जिन लोगों को वो रिएक्शन का स्ट्रक्चर मालूम है, राइट, वो ये समझना चाहते हैं कि कितने एटम्स इससे रिएक्ट करते हैं, उनकी क्या इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन है, 50 चीजें, राइट. तो उस तरह के लोगों को इस तरह की भाषा बहुत समझ आती है. अगर मैं आपको कहूं कि इक्वेशन लिखो, तो इक्वेशन के लिए मैं आपको मासेस बताऊंगा तो इट इज अ लॉट ऑफ वर्क फॉर यू टू राइट द इक्वेशन. लेकिन अगर मैं ये भाषा बोल दूं, आप डायरेक्टली इक्वेशन लिख देंगे, राइट. तो ये, लेकिन दोनों ही यूजफुल भाषाएं हैं, किसी के लिए कोई, किसी के लिए कोई. तो बाय मास है, ये लेबोरेटरी वालों के लिए यूजफुल है क्योंकि वो मेजर तो एटम्स नहीं करते, वो तो मास ही करते हैं. ठीक है. और ये जो नंबर्स हैं ये जरूरी नहीं है कि होल नंबर्स में हो, राइट. और इससे इक्वेशन डिराइव करनी मुश्किल होगी. लेकिन जब हम नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स के लिए बोलेंगे तो एनालिटिकल पर्पसेस, जैसे कि हम लोग कागज पे बैठ के एनालिसिस कर रहे हैं, हमारे लिए ये बहुत यूजफुल है. ठीक है. और हमारे जो नंबर्स ऑफ एटम्स मॉलिक्यूल्स हैं वो सिंपल रेशियोज में होते हैं, होल नंबर्स में होते हैं. तो ये दोनों ही यूजफुल हैं. अब हम कौन सी कभी यूज करते हैं, कोई कभी यूज करते हैं, और एक हमारे पास एक यूनिफाइड मेथड नहीं है. और इसका यूनिफाइड मेथड जो है वो है मोल कॉन्सेप्ट. ओके, मोल जो है इन दोनों चीजों को कंबाइन करके हमें एक बहुत ही सुंदर तरीका देता है. ठीक है. तो मोल, वैसे मोल का जो मतलब होता है, मोल का मतलब होता है हीप. ओके, मतलब एक ढेरी. तो आपने जैसे देखा होगा कि कभी कभी कोई सब्जी बेच रहा है तो उसने क्या किया कि सारे बैंगन एक ढेरी में रख दिया और बोल दिया कि जी सारे ले जाओ 10 रुपए के, राइट.
तो उस तरह से एक ढेरी बिना तोले दे रहा है। तो अब हम ये देखेंगे कि बिना तोले हम वजन की बात कैसे कर सकते हैं। 1 mole of a substance, तो क्या है 1 mole of a substance, right? This is actually the definition here. Okay, 1 mole of a substance has a fixed number of elementary particles. Okay, this fixed number is called Avogadro's number. ठीक है, तो 1 मोल, अगर मैं ये बोलूं 1 मोल हाइड्रोजन है, तो उसमें एवोगैड्रो नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स है। ठीक है, और एवोगैड्रो नंबर की वैल्यू ये होती है, इतनी लंबी हमें याद नहीं रखनी होती है, हमें बस ये रख के काम चल जाता है। ओके, अंडरस्टूड? तो 1 मोल क्या है? एक सर्टेन नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स है, और वो नंबर क्या है? बहुत ही बड़ा नंबर है, 6.22 into 10 raised to the power 23. It's a huge number. ठीक है, तो इतने मॉलिक्यूल्स को, किसी भी चीज के, या इतने एटम्स को, डिपेंडिंग ऑन हम क्या काउंट कर रहे हैं, अगर है तो हम 1 मोल बोलते हैं। इस नंबर को या तो ऐसे लिख लो आप, या इसका जो सिंबल है इस नंबर का वो है N सबस्क्रिप्ट कैपिटल A, and it is spoken as Avogadro's number. The scientist name was Avogadro. Okay, so Avogadro's number या फिर Na, और इसकी जो यूनिट है Na की, वो यूनिट है पर मोल, यूनिट्स पर मोल। तो यूनिट्स कैन बी रिप्लेस्ड विद whatever we are measuring, like molecules per mole, atoms per mole, ions per mole. तो इस तरीके से हम बोलेंगे। तो जैसे मान लीजिए हाइड्रोजन की बात की, तो आई कैन से दीज मैनी मॉलिक्यूल्स पर मोल, दैट इज द एवोगैड्रोस नंबर। तो ये क्या है? ये एक तरीका है, जैसे डजन होता है। डजन का मतलब क्या होता है? हमें पता है डजन इंडिया में बहुत कॉमनली यूज होता है। क्या होता है इसका मतलब? डजन का मतलब 12। These are all British countings, right? So dozen का मतलब 12, इंडिया में बहुत यूज होता है ये। तो एक और होता है स्कोर, स्कोर का मतलब होता है 20। ठीक है, और ग्रोस भी होता है, जो डजन ऑफ अ डजन, ओके, विच इज 144। So can I buy 1 gross oranges? That is how a Britisher will speak, right? तो दे डू काउंटिंग लाइक दिस वेरी ऑफन। और इंडिया में भी, इंडिया में लेकिन केवल डजन ही यूज होता है, बाकी ये दोनों टर्म्स यूज नहीं होते। उसी तरीके से जैसे ये काउंटिंग है, राइट? तो हम यूजुअली केले कैसे खरीदते हैं? बाय डजन, राइट? वेरी रेयरली इन द नॉर्थ इंडिया वी गो एंड से कि 1 किलो केले दे दो, राइट? वी से 1 डजन केले दे दो, एंड वी डोंट केयर कि वो कितने किलोग्राम है, right? He only counts and gives. So फिर अगर ये बस एक डजन जैसी यूनिट है, तो इसमें खास बात क्या है? मतलब क्यों हम इतना टाइम वेस्ट कर रहे हैं समझने के लिए? भाई नंबर है, याद कर लो, बात खत्म हुई। ऐसा नहीं है, इसमें एक बहुत ही इंटरेस्टिंग चीज है। इंटरेस्टिंग चीज क्या है कि अगर मान लीजिए मैं हाइड्रोजन के एटम मॉलिक्यूल्स का मोल लेता हूं, ठीक है, तो 1 मोल ऑफ हाइड्रोजन मॉलिक्यूल, तो उसमें कितने हाइड्रोजन मॉलिक्यूल्स हैं? कौन बताएगा उसमें कितने मॉलिक्यूल्स हैं हाइड्रोजन के? 1 Na नहीं, कितने? एक Na, जिसकी वैल्यू क्या होती है? 6.022 इंटू 10 raised to the power 23। ओके, 6.022 इंटू 10 raised to the power, इतने मॉलिक्यूल्स होते हैं 1 मोल में। अब इंटरेस्टिंग बात ये है कि 1 मोल हाइड्रोजन का वजन कितना होता है, इसका आंसर भी हमें पता है, एंड दैट इज द रियल इंटरेस्टिंग पार्ट, कि 1 मोल
एक सब्सटेंस का अगर हमें वजन निकालना है तो उसका एएमयू में वजन निकाल लो। इसका एएमयू में वजन बताइए आप मुझे, हाइड्रोजन का। 2U, राइट? बस 2U की जगह 2G लिख दीजिए, 2 ग्राम्स। तो एक, अब मजा आ गया। ये एक ऐसी चीज है जो जादू है, राइट? क्यों जादू है? वॉल्यूम निकाल सकते हैं, क्या चीज? फिर वॉल्यूम निकाल सकते हैं फिर? नहीं, वॉल्यूम नहीं निकाल सकते, गैसेस का निकाल सकते हैं बाय द वे, हाँ, लेकिन और चीजों का नहीं निकाल सकते। गैसेस का कैसे निकालते हैं वो आप 11th-12th में पढ़ेंगे, 11th में पढ़ेंगे, ठीक है, लेकिन और चीजों का नहीं। हाँ, तो अब देखिए, ये हमें, अगर मैंने बोल दिया, अब किसी और चीज का ले लीजिए, मैंने आपको कहा 1/2 मोल ऑफ ऑक्सीजन बताइए। अब मुझे ये बताइए कि इसमें कितने मॉलिक्यूल्स हैं, 3.011 है ना? वेरी गुड। तो Na/2 मॉलिक्यूल्स होंगे। अब इसका मास भी बता दीजिए कि 1 मोल कितना है हमारा, ये 0.5 मोल ऑफ H2 कितना होगा? सर 16 होगा। हाँ, तो पहले 1 मोल का वजन कितना होता है? O2 का 32 होता है, 16 × 2, राइट? उसका आधा 16, तो मास हो गया 16 ग्राम्स, राइट? इसकी वैल्यू भी लिख लीजिए अगर लिखना चाहते हैं। तो अब ये देखिए, मैंने आपको बोला कि मोल्स बता दिए किसी भी चीज के, आपको झट से उसके मॉलिक्यूल्स कितने हैं वो भी पता चल गया, राइट? और आपको ये भी पता चल गया कि उसका मास क्या है, एक ही बार बोलने में, जो और चीजों में संभव नहीं है। अगर मैंने बोला कि जी 1 दर्जन केले हैं, बताइए उसका कितना मास है, 1 किलो है, 2 किलो है, 1.5 किलो है, नहीं बता पाएंगे आप, राइट? और अगर मैंने ये पूछ लिया आपसे कि जी 1 किलो केले मैंने लिए, उसमें कितने केले होंगे, आप वो भी नहीं बता सकते, है ना? तो मास से नंबर नहीं आ सकता, नंबर से मास नहीं आ सकता और चीजों में, लेकिन इसमें आ सकता है। और ये रूल चाहे हाइड्रोजन हो, चाहे ऑक्सीजन हो, चाहे आयरन हो, चाहे कोई भी एलिमेंट हो, उस पे अप्लाई होता है, चाहे कोई भी कंपाउंड हो उस पे अप्लाई। इसीलिए ये बहुत ही पावरफुल कॉन्सेप्ट है, सिंपल है, बहुत सिंपल है और बहुत पावरफुल है। ओके, समझ गए आप ये बात? ठीक है, अब एक टर्म और समझ लीजिए, मोलर मास। ठीक है, मोलर मास का मतलब होता है कि 1 मोल का मास, वो क्या होता है, जो ग्राम, जो उसका एएमयू में मास होता है उसी को ग्राम में लिख दिया, ठीक है, is obtained by just changing the unit of the relative mass of that substance from AMU to grams। तो मोलर मास आ जाता है, और इसी वजह से कई बार हम मोलर मास को क्या बोलते हैं, ग्राम एटॉमिक मास या फिर ग्राम मॉलिक्यूलर मास, डिपेंडिंग ऑन कि हम एटम का बोल रहे हैं या मॉलिक्यूल का बोल रहे हैं। ठीक है, तो ये भी टर्म्स हैं, ये टर्म्स हैं जिनका मतलब होता है मोलर मास। ओके, लेकिन ये पुराने टर्म्स, एक्चुअली मोलर मास इज अ प्रॉपर साइंटिफिक टर्म दैट यू कैन यूज एट एनी टाइम। These are just old terms, but we still use those, so you should know those. Okay, so you understood, it's a very simple and yet powerful concept. Okay, चलिए कुछ क्वेश्चंस करके देखते हैं, उससे हमें काफी कुछ समझ आ जाएगा। How many grams of water is present in 1 mole of water? 2 ग्राम। हाँ, 2 ग्राम, 2। 1 मोल में 2 ग्राम वाटर क्यों होगा? देखिए, how many grams of water is present in 1 mole of water? 1 मोल क्या होता है वाटर का? H2O है, इसका एटॉमिक मास, मॉलिक्यूलर मास लिखिए क्या होता है, 18U। तो मोलर मास क्या होगा?
बताइए मोलर मास 18 ग्राम। 18 ग्राम। तो एक मोल का मास 18 ग्राम है, तो आंसर है 18। हाउ मेनी ग्राम्स ऑफ वाटर? 18 grams of water in 1 mole, right? Yes, sir. चलिए दूसरा करते हैं। हाउ मेनी मॉलिक्यूल्स ऑफ ऑक्सीजन आर प्रेजेंट इन 1 mole ऑफ ऑक्सीजन? नहीं Na। इसका पहले का आंसर है Na। वो नंबर याद रखना है आपको, 6.022 इंटू 10⁻23। हाउ, सो अगर एग्जाम में आता है ना तो Na लिख के मत छोड़िए, राइट द रियल। Na इज इक्वल टू, दोनों लिख सकते हैं या 6.022 इंटू 10⁻23 लिख सकते हैं, राइट? बिकॉज द क्वेश्चन इज हाउ मेनी, सो सिंबल में आंसर नहीं दे सकते आप, ठीक है? हाउ डज दिस नंबर कंपेयर विद नंबर ऑफ कार्बन एटम्स इन 1 mole ऑफ कार्बन? ये जो नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स हैं ऑक्सीजन के 1 मोल ऑक्सीजन में, उसका क्या रिलेशन होगा 1 मोल कार्बन में जितने कार्बन एटम्स होते हैं उससे? कितने कार्बन एटम्स होंगे 1 मोल कार्बन में? Na। तो दोनों सेम है, द आंसर इज सेम। ओके, आंसर इज सेम, दे आर सेम। हाउ मेनी एटम्स आर प्रेजेंट इन 1 gram ऑफ हाइड्रोजन? अब ये कैसे करेंगे? तो 3.011। हाँ, देखिए थोड़ा सा यहाँ पे कंफ्यूज करा जा रहा है आपको, ठीक है? तो ध्यान देने की जरूरत है कि 1 ग्राम ऑफ हाइड्रोजन में, ठीक है, लेकिन क्या पूछा है? मॉलिक्यूल्स पूछा है आपसे, एटम्स पूछा है? एटम्स पूछा है। तो हम सिंगल एटम। हाइड्रोजन का मास, एटॉमिक मास लेके करना पड़ेगा हमें ये, क्योंकि मोल में हम किस स्पीशी को काउंट कर रहे हैं? एटम को काउंट कर रहे हैं। तो हम ग्राम एटॉमिक मास लेंगे, ठीक है? ग्राम एटॉमिक मास हाइड्रोजन का 1 ग्राम है, तो इसका मतलब 1 ग्राम में कितने मोल्स हैं हाइड्रोजन के? 1 ग्राम, 1 मोल। और 1 मोल में कितने एटम्स हैं? एवोगैड्रोस नंबर, 80 right? So the answer is how many atoms? Na। Okay, now how many molecules are present in 1 gram of hydrogen? अब देखिए बदल दिया क्वेश्चन को, मॉलिक्यूल्स कर दिया। अब मॉलिक्यूलर मास क्या होता है हाइड्रोजन का? मोलर मास। ग्राम मॉलिक्यूलर मास इज 2 grams, so 1 gram is equal to half mole, राइट? और हाफ मोल में कितने मॉलिक्यूल्स होंगे? Na/2, which is 3.011 into 10⁻20। Understood? If a mole of oxygen combines with 1 mole of calcium, how many moles of calcium oxide will be formed? सबसे पहले इक्वेशन लिख के देख लेते हैं कि क्या होती है। कैल्शियम प्लस ऑक्सीजन फॉर्म्स CaO। ओके, हमने यहां पे जो है O2 नहीं लिखा क्योंकि केवल एक एक मोल है दोनों, राइट? How many moles of calcium oxide will be formed? राइट? तो ये बैलेंस्ड इक्वेशन है ऑलरेडी, तो 1 मोल ही है, ये भी 1 है, ये भी 1 है, सब 1। ओके, चलिए एक और क्वेश्चन करते हैं। कैलकुलेट द नंबर ऑफ मोल्स फॉर द फॉलोइंग। 52 ग्राम ऑफ हीलियम, ठीक है? तो हीलियम जो है इसका मॉलिक्यूल क्या होता है? हीलियम का He1 2 3 क्या होता है?
हीलियम का मॉलिक्यूल इज इट्स एटम ओनली, राइट? तो हीलियम गैस में खाली हीलियम होता है ऐसे। अब इसका मास क्या होता है हीलियम का, ठीक है, वो क्वेश्चन में नहीं दिया हुआ है, तो 4u होता है इसका मास, ठीक है? ये हमें याद रखना पड़ेगा, ये छोटे छोटे एलिमेंट्स इनका याद होता है अक्सर। तो हीलियम का 4u मास होता है, ठीक है? इसका मतलब 1 मोल ऑफ हीलियम इज इक्वल टू 4 grams, right? So 52 grams will be equal to how much? 13 मोल। 52 by 4 moles, right? What is that? 13 moles, right? Okay. अब ये atom, number of helium atoms, finding mole from number of particles का, ठीक है? Calculate the number of moles for these, ठीक है? So number of moles कैसे निकालेंगे? जो भी नंबर दिया है उसको किससे डिवाइड करेंगे? एवोगैड्रोस नंबर से, ठीक है? विच इज 6.022 इंटू 10⁻23 20, ये गया हमारा, और ये हमें पता है, easy to see that it goes by 2. Okay, so 2 moles is the answer. Okay, चलिए, calculate the mass of the following: 0.5 mole of N2 gas, कैसे करेंगे? पहले N2 का मॉलिक्यूलर ग्राम मॉलिक्यूलर मास निकालेंगे, क्या होता है? 28 2 into 14 which is 28 grams. ओके, अब 0.5 मोल में कितना होगा इसका आधा, तो इट विल बी व्हाट? 14 grams. अब 0.5 मोल ऑफ n एटम्स, अब इसमें हमें n की बात करनी है, तो वो 14 ग्राम्स है उसका ग्राम एटॉमिक मास, तो 0.5 मोल का होगा 7 ग्राम्स। ओके, ये जो नंबर है हाफ ऑफ एवोगैड्रोस नंबर है, नंबर ऑफ n एटम्स का मास क्या होगा? तो ये क्या हाफ मोल है, और हाफ मोल n एटम्स का मास क्या होगा? 7 ग्राम्स। सिमिलरली ये 1 मोल है ऑफ N2 मॉलिक्यूल्स का मास क्या होगा? मोलर मास होगा, राइट, विच इज 28 grams. Understood? Okay, I think that is all that is there in this chapter. Okay, any doubts anybody has in this chapter now? We have another 7-8, about 10 minutes, I think, right? So anybody has any doubts in this chapter? We can revise that part. सर केमिकल कॉम्बिनेशन का सर एक और लॉ है सर, वो वाला बता दीजिए। केमिकल कॉम्बिनेशन का मतलब आपका है कि केमिकल फॉर्मूला कैसे लिखते हैं? नो सर, जो सर 2 लॉ भी है हमारे बुक में सर, कंजर्वेशन ऑफ मास। अच्छा लॉस, अच्छा आप लॉस पूछ रहे हैं। हाँ, तो देखिए केमिकल कॉम्बिनेशन के हम 2, तीसरा लॉ बता दीजिए सर, एक और है ना। हाँ सर मल्टीपल प्रोपोर्शन। हाँ, वो हमारी बुक में नहीं है, राइट, तो वो हम नहीं करेंगे, उससे बेकार में ये नहीं हम चाहेंगे कि कंफ्यूज हो अभी, राइट, तो वो नहीं करेंगे अभी। तो 2 लॉज हैं जो हम इसमें पढ़ रहे हैं। पहला लॉ कौन सा है? लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ
मास. ओके, इसका मतलब ये है कि द टोटल मास ऑफ रिएक्टेंट्स इज इक्वल टू टोटल मास ऑफ प्रोडक्ट्स. Another way of saying this is that mass can neither be created nor destroyed. Okay, लेकिन इसका जो एग्जैक्ट स्टेटमेंट है वो ये है कि द टोटल मास ऑफ द रिएक्टेंट्स is same as the total mass of the products. You have to ensure that nothing is added or removed during the chemical reaction from outside. इसलिए हम हमेशा कॉर्क लगा लेंगे अपने रिएक्शन के जो फ्लास्क है उसमें, या ऐसे प्रिकॉशंस हम हमेशा लेंगे. ठीक है, चलिए. और दूसरा जो लॉ है, लॉ ऑफ डेफिनेट या फिर कांस्टेंट, दोनों ही वर्ड यूज होते हैं, प्रोपोर्शंस. ओके, इसका क्या मतलब होता है? इसका मतलब ये होता है कि अगर हमारे पास कोई कंपाउंड है, मान लीजिए हमारे पास वाटर है, तो वाटर में हाइड्रोजन, लेट मी से हाइड्रोजन इज टू ऑक्सीजन की रेशो क्या होती है? इनका क्या प्रोपोर्शन होता है? इनका प्रोपोर्शन होता है 1:8, राइट? तो 2 ग्राम हाइड्रोजन 16 ग्राम ऑक्सीजन से मिलती है, या 1 ग्राम हाइड्रोजन 8 ग्राम ऑक्सीजन से मिलती है. तो 1:8 होती है इसकी प्रोपोर्शन. अब अगर हम जो पानी है, इस पानी को कहीं से भी लेकर आए, ठीक है, कुएं से लाए, समंदर से लाए, मार्स से लेके आए अगर वहां मिल जाए तो, या फिर हम उसको खुद बना लें ऑक्सीजन में हाइड्रोजन को बर्न कर कर, किसी रिएक्शन में इवॉल्व होती है वहां से कलेक्ट कर लें H2O को. ठीक है, चाहे कहीं से भी आए, अगर हम उसको प्योरीफाई कर कर जब हम उसका मास रेशो निकालेंगे तो वो हमेशा 1:8 ही आएगा. इसका मतलब चाहे पानी कहीं से भी आए, उसमें जो कॉन्स्टिट्यूएंट्स का प्रोपोर्शन है एक कंपाउंड में, एक प्योर कंपाउंड में, वो कभी चेंज नहीं होता है, वो कांस्टेंट होता है. ओके, दिस, व्हाट डज दिस शो, राइट? This is actually very related to a difference between mixture and compound, right? तो जो हम कंपाउंड एंड इसमें मिक्सचर्स में जब डिफरेंशिएट करते हैं, सबसे बड़ा डिफरेंस ही ये होता है, लॉ ऑफ डेफिनेट प्रोपोर्शंस. मिक्सचर किसी भी प्रोपोर्शन में बन जाते हैं, वेरिड प्रोपोर्शन में बन जाते हैं, लेकिन कंपाउंड का प्रोपोर्शन फिक्स्ड होता है. Right? Understood? Any doubts in this, in these two laws? They are very simple laws, right? इनके बुक में कोई वो भी दिए हुए एग्जाम्पल्स दिए हुए हैं, तो खासकर इसका लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास का मुझे इस समय याद नहीं आ रहा है कौन से वाला, एक सेकंड में आपको बता देता हूँ. हाँ, इसमें बैरियम क्लोराइड और कॉपर सल्फेट का रिएक्शन है और उनके ग्राम्स दिए हुए हैं, राइट? और फाइनली जब एक्सपेरिमेंट कंप्लीट होता है फिर से फ्लास्क को वे करते हैं और सेम ही मास रहता है. ओके, तो वो मतलब वो कोई भी एक्सपेरिमेंट हो सकता है, वो इट डजंट मैटर व्हाट एक्सपेरिमेंट यू आर यूजिंग. ओके, एनी अदर डाउट्स यू हैव? Anybody can ask. If there is a doubt, I can help explain. सर बोलिए. Yes, somebody was asking something. बोलिए. Any other doubt? अच्छा, ये बताइए मुझे कि did you understand the
फॉर्मेशन ऑफ कंपाउंड्स, आयनिक कंपाउंड्स को हम किस तरीके से, what is the difference? Okay, tell me this question. What is the difference when we write the formula for ionic compound versus molecular compounds? What is the big difference in the formula? सर आयनिक कंपाउंड में हमें साइन, सर प्लस माइनस पॉजिटिव नेगेटिव का ध्यान रखना पड़ता है। देखिए आयनिक फॉर्मूले में कंपाउंड तो में साइन रिलेटिव एटॉमिक होता है। आयनिक कंपाउंड में रिलेटिव एटॉमिक करेक्ट और सिद्धार्थ, उसमें मोलेक्युलर में एब्सोल्यूट होता है, करेक्ट एटॉमिक। करेक्ट, दैट इज द आंसर। आयनिक कंपाउंड्स में केवल रिलेटिव प्रोपोर्शन होता है। So we will say, when we say NaCl, we only mean that sodium and chlorine are in equal proportion. लेकिन जब हम मॉलिक्यूलर फॉर्मूला लिखते हैं तो उसमें एब्सोल्यूट नंबर ऑफ एटम्स हम शो करते हैं मॉलिक्यूल के। तो अगर हम हाइड्रोजन परऑक्साइड की बात करें, ठीक है, जैसे हाइड्रोजन परऑक्साइड, एनीबडी नोज द फॉर्मूला फॉर हाइड्रोजन परऑक्साइड? H2O2। H2O2, ओके। तो अब H2O2 है, इसको मैं, अगर ये आयनिक होता तो ये H2O2 नहीं लिखा जाता, तब तो इसका नाम बस HO हो जाता, लेकिन ये आयनिक नहीं है, इसीलिए H2O2 रहता है। इसमें हम सिंपल रेशो जबरदस्ती नहीं बनाते हैं, जितने एटम्स हैं उतने ही रहते हैं। ओके, सो relative numbers in ionic compounds and absolute number in molecular compounds. Okay, तो ये डिफरेंस है दोनों के फॉर्मूले में, ठीक है। आयनिक कंपाउंड के फॉर्मेशन में जब हम वैलेंसी लिखते हैं और मॉलिक्यूलर कंपाउंड के फॉर्मेशन में जब हम वैलेंसी लिखते हैं इन द क्रॉसओवर मेथड, तो दोनों में क्या फर्क होता है? बताइए, सर फिर से कहिए सिद्धार्थ, आई कुडंट हियर। आयनिक कंपाउंड के अगर सर आयनिक कंपाउंड को अगर हम सर अगर आयनिक कंपाउंड की हम बॉन्डिंग बनाते हैं तो सर उसमें प्लस माइनस सर नहीं देखा जाता। देखा जाता है, आयनिक में देखा जाता है, मॉलिक्यूलर में नहीं होता वो कॉन्सेप्ट, राइट। तो अगर मान लीजिए मैं CaO लिखना चाहता हूं, एक एग्जांपल, तो मैं यहाँ पे लिखूंगा इसकी वैलेंसी +2 और इसकी लिखूंगा -2 और क्रॉसओवर कर दूंगा, ठीक है। तो मुझे मिलेगा Ca2O2, जिसको मैं सिंपल टर्म्स में CaO कर दूंगा, सिंप्लीफाई कर। तो यहाँ पे मेरे को ये वैलेंसीज में प्लस माइनस लिखता हूं जब मैं उसके फॉर्मेशन दिखाता हूं, ठीक है, कि कैसे क्रॉसओवर किया है। और क्रॉसओवर मेथड अभी हम मान लीजिए किसी और चीज का करते हैं, HCl का करते हैं, ठीक है, जो कि मॉलिक्यूलर कंपाउंड है। तो मैं इसका 1 लिखूंगा, इसका भी 1 लिखूंगा, +-1 नहीं लिखता, ठीक है, और ये HCl हो जाएगा। अंडरस्टूड? यू वर सेइंग समथिंग एल्स सिद्धार्थ? हाँ बोलो, क्या? डू यू एग्री विद मी? आ गया समझ में। अच्छा ठीक है, ओके, ठीक है। हाँ, अब मोल कॉन्सेप्ट सबकी समझ में आ गया होगा मेरे ख्याल से। बिल्कुल सिंपल चीज है, इंपॉर्टेंट है मगर सिंपल है। सर हाँ सर सर बोलिए। सर हमने सर क्लास थोड़ी लेट ज्वाइन करी थी सर, एक बार सर हमने क्लास थोड़ी लेट ज्वाइन करी थी, तो सर एक बार मोल कॉन्सेप्ट को सर स्टार्टिंग से थोड़ा बता दीजिए। हाँ, मोल कॉन्सेप्ट समझाने के लिए मेरे पास समय कम बचा है, क्योंकि 1 ही मिनट बचा है। मैं अगर कट हो गया तो फिर आपको पढ़ना पड़ेगा खुद। देखिए, मोल कॉन्सेप्ट केवल एक चीज है कि किसी, अगर 1 मोल में किसी भी चीज के, उसके